नमस्कार। यूपीपीएससी पैनल्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 की सीरीज का 30वां वीडियो है, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के बजट में जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स शुरू करी गई हैं नई, और उनके लिए जो बजट एलोकेशन है, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए जो बजट एलोकेशन और बाकी चीज़ें हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियोस में हम लोग कुछ चीज़ें और डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ऊपर लिंक पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये जो वीडियोस हैं ये बहुत कॉम्प्रहेंसिव है और एग्जाम की डिमांड को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। इनके बाहर से एग्जाम में कुछ भी नहीं होगा, तो अगर आपने ये वीडियो कवर कर लिया है तो आपको कुछ भी और रेफर करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई मैगजीन देखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। इसका जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है उसको। यहाँ पर जो प्लानिंग से रिलेटेड जो योजना और बजट एलोकेशन उसको हम लोग को देखना है। जीरो पावर्टी स्कीम शुरू की गई, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में बात की थी, और इसके लिए 250 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था है बजट में की गई है, जो बजट में एलोकेशन किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है कि जीरो पावर्टी जो स्कीम है, शून्य गरीबी जो योजना सरकार के द्वारा शुरू करी गई, जिसमें हर पंचायत के सबसे गरीब परिवारों को चिन्हित करके उनकी जो आय है वो सालाना 1,25,000 कम से कम तक लेके जानी है, और गरीबी रेखा से उनको बाहर निकालना है। उससे संबंधित ये स्कीम है और इसके लिए ये बजट का एलोकेशन किया गया है। साथ ही साथ स्टेट में विकास कार्यों हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, यानी कि डेवलपमेंट वर्क्स के लिए रैपिड डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट योजना। ठीक है, उसके लिए 2,400 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। क्रिटिकल गैप्स योजना के लिए 152 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। वहीं इंपॉर्टेंट चीज जो ज्यादा है वो ये है कि प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र, ये दो इलाके ऐसे हैं जो इंडस्ट्री वाइज जो है वो उतने डेवलप्ड नहीं है, इकोनॉमिकली भी उतने डेवलप्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो अंतर क्षेत्रीय विषमताएं हैं, जो इम्बैलेंसेज हैं, और यहाँ का जो पिछड़ापन है इन इलाकों का, पूर्वांचल का और बुंदेलखंड का, इनको कम करने के लिए पूर्वांचल के लिए 575 करोड़ रुपए और बुंदेलखंड रीजन के लिए 425 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन यहाँ पर किया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट ज्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। फिर हम लोग चलते हैं आगे और बात करते हैं जो है रूरल डेवलपमेंट, ग्राम विकास के लिए। ग्राम विकास की अगर हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 2025-26 में जो टारगेट किया गया है वो 34 करोड़ मैन डेज के क्रिएशन का किया गया है। हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि 2024-25 में 26 करोड़ मैन डेज का टारगेट रखा गया था, और उससे कहीं ज्यादा जनवरी के मिड तक के 27 करोड़ से ज्यादा मैन डेज का वहां पर जो क्रिएशन है वो किया जा चुका था। और 2025-26 के लिए उस टारगेट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 34 करोड़ मैंडेज के क्रिएशन का, मानव दिवस के सृजन का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। और इसके लिए 5,372 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था है वो की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, या हम बोले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 36 लाख से भी ज्यादा मकानों का, आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। और इस योजना के लिए और मकानों के निर्माण के लिए 4,882 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था और यहाँ पर प्रस्तावित है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 427 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। और इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसमें युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग देने के बाद उनको वहां पर एम्प्लॉय किया जा सकेगा, नियोजित किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में इसको क्लियर मैं कर दूं कि यहाँ पर इस योजना के लिए टोटल 4,882 करोड़ रुपए का लोकेशन किया गया है, और इस बजट में 1,200 करोड़ रुपए का लोकेशन यहाँ पर किया गया है। ठीक। फिर पंचायती राज में आ जाते हैं। और पंचायती राज में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2,045 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया गया है। ग्राम पंचायत के लेवल पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 454 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरीज की स्थापना का प्रावधान इस बजट में किया गया है, और उसके लिए यहाँ पर 454 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो अंत्येष्टि स्थल होते हैं उनके विकास के लिए 244 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है।
गांवों में स्टेडियम और ओपन जिम्स बनाने के लिए 125 करोड़ रुपए के बजट का एलोकेशन किया गया है। ठीक। वहीं मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, जहां पर सबसे अच्छा काम करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको पुरस्कार दिए जाते हैं, उसके लिए 85 करोड़ 85 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया है। किसानों की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो लागू है, उसके अंतर्गत 3 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2024-25 में 10 लाख इंश्योर्ड जो किसान हैं उनको 496 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया गया है। वहीं पीएम कुसुम योजना क्या है? पीएम कुसुम योजना 2019 में शुरू की गई थी और पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत जो किसान हैं उनको सोलर पावर्ड जो पंप है उनको लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उसके अंतर्गत सरकार जो है वो उनको सब्सिडी भी देती है। तो इस योजना के अंतर्गत 2024 में 22,089 यानी कि 22,089 सोलर पंपों की स्थापना 2024 में कराई गई है। साथ ही साथ गन्ना मूल्य जो है, गन्ना जो दाम है वो एक बड़ा इशू रहता है गन्ना बेल्ट में। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो औसत गन्ना उत्पादकता है वो 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ जाने से किसानों की आय में औसतन 370 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 43,367 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो गन्ने की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है। पहले गन्ने की जो प्रोडक्टिविटी थी वो 72 टन प्रति हेक्टेयर थी, यानी कि एक हेक्टेयर में 72 टन गन्ने की उपज होती थी, और अब ये बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। यानी कि अब एक हेक्टेयर में 85 टन गन्ने की जो है वो उपज होती है, यानी कि लगभग 13 टन प्रति हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी की बढ़त हुई है। और इससे गन्ने का ज्यादा जब उत्पादन हो रहा है तो उससे किसानों को अब फायदा भी हो रहा है, क्योंकि अब ज्यादा गन्ना उगेगा तो ज्यादा गन्ना बेच के ज्यादा पैसा मिलेगा। और 43,364 रुपये जो उनकी आमदनी है हर हेक्टेयर से बढ़ गई है। यहाँ पर गन्ने का मूल्य भी देकर रखा गया है, जो औसतन गन्ने का जो मूल्य है वो है 370 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है। ये वाला पोर्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कृषि से संबंधित और बातों में। यहाँ पर दलहनी और तिलहनी फसलों के उत्पादकता, उनके एरिया को बढ़ाने के लिए और दूसरी चीजों के लिए यहाँ पर वृद्धि के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। क्यों की गई है? यहाँ पर निशुल्क मिनी किट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और इसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वहीं प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नीति बनाई गई है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024। और इसके अंतर्गत प्रदेश में सीड पार्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट संचालित है, सीड पार्क विकास योजना संचालित है, परियोजना संचालित है, और सीड पार्क विकास योजना के लिए 251 करोड़ रुपए का बजट में एलोकेशन किया गया है। वहीं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। ये ध्यान रखना है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी जनपदों में कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा और इसके लिए 124 करोड़ रुपए का जो है वो एलोकेशन किया गया है। अभी हम लोगों ने पीएम कुसुम योजना देखी है और पीएम कुसुम योजना के लिए इस साल 509 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। इस साल कितना बजट एलोकेट किया गया है? 509 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। वे कृषि क्षेत्र में कैपेसिटी और स्किल डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा देने के लिए, प्रोडक्शन में बढ़ावा देने की योजना के लिए 200 करोड़ रुपए, और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त, विश्व बैंक से एडेड एक योजना जिसका नाम है यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट, उसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया है। तो यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपए का, जिसको कौन सहायता दे रहा है? विश्व बैंक सहायता दे रहा है। साथ ही साथ जो कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की जो योजना है उसके लिए भी 200 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट बजट में किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज है, प्रदेश में 5 कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित हैं। 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। 89 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं।
और अगली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ जाती है, और वो क्या है, वो ये है कि जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट में एलोकेशन किया जा रहा है। तो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? कुशीनगर में की जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट में एलोकेशन किया गया है। उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के लिए 720 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय औद्यानिक या बागवानी मिशन योजना के लिए 650 करोड़ रुपए, और उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के तहत 300 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया है। गन्ने के मामले की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। इंपॉर्टेंट चीज है ये। और यहाँ पर चीनी मिल्स भी हैं, और पिपराइच चीनी मिल में 60 KLPD क्षमता की डिस्टिलरी के लिए, डिस्टिलरी मतलब आसवानी के लिए 90 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है। छाता चीनी मिल जो बंद पड़ी हुई है इस समय, उसमें एक नई चीनी मिल को खोलने के लिए कितनी क्षमता की, 200 TCD क्षमता की नई चीनी मिल और लॉजिस्टिक हब वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की परियोजना मतलब बजट एलोकेशन यहाँ पर किया गया है। दुग्ध विकास के लिए बात करें तो भारत जो है वो विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। और भारत में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला प्रदेश राज्य है। ठीक, तो दुनिया में भारत और भारत में उत्तर प्रदेश। यहाँ पर नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए, और जो दुग्ध संघ है यानी कि मिल्क फेडरेशन है, उनके सुदृढ़ीकरण, उनको मजबूत करने और उनको पुनर्जीवित करने के लिए 107 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया है। पशुधन की बात करें तो पशुधनों में एक बड़ी समस्या है जो अन्ना और छुट्टा जानवर है, जिनसे बुंदेलखंड और बाकी इलाका भी बहुत ज्यादा पीड़ित है। उसके लिए यहाँ पर काफी उपाय किए गए हैं 2025-26 के बजट में। ठीक, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इनके लिए बजट में एलोकेशन भी ठीक ठाक किया गया है। तो पालतू, संरक्षित और छुट्टा गौवंश की पहचान के लिए पहले तो उनकी टैगिंग कराई जाएगी, जिससे पता चल सके कि कौन सा जो गोवंश है वो पालतू है, संरक्षित है या छुट्टा है। तो इसका टैगिंग करा जाने की योजना पर काम किया जाएगा। 2025-26 के बजट में आवारा गोवंश, आवारा जानवर बड़ी समस्या है हमारे प्रदेश में, उनके रखरखाव और संरक्षण के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट में एलोकेशन किया गया है। साथ ही साथ राज्य में बड़े स्तर पर गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी, और उसके लिए 140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पशु चिकित्सालयों और पशु सेवा केंद्रों को और बेहतर करने के लिए, उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए 123 करोड़ रुपए की योजना, सॉरी, बजट एलोकेशन यहाँ पर किया गया है। ठीक है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना और पोषण मिशन के अंतर्गत अभी तक 12.5 लाख आवारा गोवंश को राज्य के 7,713 गौशालाओं में संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। 1.63 लाख आवारा जो गोवंश सड़कों में घूमता है, उनको पकड़ के 1 लाख से ज्यादा पशुपालकों को बांट दिया गया है। पिछले साल अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 7,239 गौशालाएं थीं, जो अब बढ़कर कितनी हो गई, 7,713 गौशालाएं हो गई हैं। जो गो संरक्षण केंद्र थे वो अभी तक 303 गो संरक्षण केंद्र थे, और जैसा हम लोगों ने कहा कि और गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट में एलोकेशन किया गया है। तो इस साल इन गो संरक्षण केंद्रों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। इस साल अगर हम लोग देखें तो आवारा गोवंश के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि 2024-25 में केवल 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। बाद में इस राशि को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो इस बार का हमें ध्यान रखना है, 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पशुपालन के लिए अगर बात करें तो इसके लिए पिछले बजट में 4590 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस बार थोड़ा सा कम प्रावधान किया गया, टोटलिटी में देखा जाए तो 4300 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर किया गया है। और योगी सरकार का जो उद्देश्य है वो है राज्य में आवारा गोवंश की समस्या को प्रभावी रूप से नियंत्रित करना। गौशालाएं और संरक्षण केंद्रों की संख्या जब बढ़ेगी तो इससे आवारा पशुओं को सुरक्षित आवास भी मिलेगा। इसके अलावा पशुपालकों को जो गोवंश सौंपने की जो योजना है, उससे गौ संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा और किसानों को भी सहायता मिलेगी। अब आ जाते हैं फिशरी में।
तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो चल रही है उसके अंतर्गत यहाँ पर इस बजट में जो मेल बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए 195 करोड़ रुपए और महिला बेनिफिशियरीज के लिए 115 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट यानी कि इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण के लिए 190 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया है। फिर आ जाते हैं सहकारिता के क्षेत्र में। सहकारिता के क्षेत्र में अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान रखें तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और जिला सहकारी बैंकों को आईटी तकनीक से सुसज्जित किया जाएगा। उनके टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन और साइबर सिक्योरिटी के अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पर 10 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया है। एक नई योजना लाई जाएगी, उसके लिए यहाँ पर ये एलोकेशन किया गया है। वहीं पैक्स के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण दिया जा सके और उस पर ब्याज अनुदान उनको मिले, इसके लिए 525 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया है। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके एडवांस स्टोरेज के लिए, अग्रिम भंडारण के लिए 170 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया है। अन्नपूर्णा भवनों के लिए 200 करोड़ रुपए की बजट एलोकेशन किया गया है। और अन्नपूर्णा रसोई योजना जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है, उसके लिए बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शेवनिंग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ठीक, ये जो शेवनिंग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है इसके लिए हर साल 5 छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितने छात्रों को? 5 छात्रों को दी जाएगी। ये जो शेवनिंग स्कॉलरशिप स्कीम है ये बेसिकली ब्रिटेन सरकार की है और इस ब्रिटेन सरकार की इस स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की सरकार और फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस मिलकर इसको क्या करेंगे? संचालित करेंगे। तो शेवनिंग यू जो है वो यूके सरकार का इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय और उसके साझेदार संगठन जो है वो इसको फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 2 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन रखा है। बेसिक शिक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर 680 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का अपग्रेडेशन किया जाएगा, उन्नयन किया जाएगा। कैसे उन्नयन किया जाएगा कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उनको कक्षा 12 तक कर दिया जाएगा, कक्षा 12 तक उनको अपग्रेड किया जाएगा। कमजोर वर्ग की छात्राओं को मुफ्त आवासीय शिक्षा भी प्रदान करने का यहाँ पर प्लान है। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कीम योजना, इसके अंतर्गत 57 नए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूलों को मंजूरी दी गई है और इसमें प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की ओवरऑल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ बेहतरीन शिक्षण वातावरण भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। फिर बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जो इसकी स्कूल्स हैं उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना है। बहुत सारे बेसिक के स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, ना वहाँ पर पंखा है, कहीं कहीं तो बिजली की भी बड़ी समस्या है। तो ऐसे स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा। और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट में एलोकेशन किया गया है। वहीं जो पीएम श्री योजना है इसके तहत जो चुने गए स्कूल्स हैं उनमें स्मार्ट शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 580 करोड़ रुपए का बजट में एलोकेशन किया गया है। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सभी प्राइमरी स्कूल्स को स्मार्ट स्कूल के रूप में डेवलप करने का प्लान है और उसके लिए 300 करोड़ रुपए का जो है वो बजट में एलोकेशन यहाँ पर किया गया है। वहीं अगर हम लोग माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा में यानी कि इंटरमीडिएट एजुकेशन में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 666 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किया गया है। अत्याधुनिक डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी, एडवांस्ड डिजिटल लाइब्रेरीज का एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा और इसके लिए 80 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ का सैनिक स्कूल है उसमें कुछ निर्माण कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है नीचे वाला कि पूर्वांचल में पहला और प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल स्टैब्लिश किया जा रहा है, कहाँ पर? गोरखपुर में, है ना। इसका यहाँ पर स्थापना और संचालन किया जा रहा है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश का दूसरा और पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी
गोरखपुर में निर्माण उसका किया जाना शुरू किया जा चुका है और उसके लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना, और इसके लिए 600 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। स्कूल और सॉरी कॉलेजेस जाने वाली जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी दिए जाने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर बजट में की गई है, और इस योजना का नाम है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। इसके अंतर्गत वो लड़कियां जो कॉलेज जा रही हैं, मेधावी हैं, उनको स्कूटी दी जाएगी। 400 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन यहाँ पर है। और मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अलावा कि विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। विंध्याचल धाम मंडल में इसकी स्थापना की जाएगी। वहीं प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में बेसिक फैसिलिटीज के डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो अभी प्रदेश में 36 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स हैं जिनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो निर्माणाधीन है। और राजकीय पॉलिटेक्निक में नई टेक्नोलॉजी से सज्जित जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उनकी स्थापना की जाएगी, और इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 100 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट यहाँ पर बजट में किया गया है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स में स्मार्ट क्लासेज और पूरी तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना बनाई गई है, और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की योजना भी की गई, तो कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स में भी बनाए जाएंगे। फिर आते हैं व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास में। और यहाँ पर बताया गया है बजट में कि प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं, जिनमें 1,90,064 सीटें जो हैं वो अवेलेबल हैं। महिलाओं के लिए 12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलग से चल रहे हैं, तो यहाँ पर कोई नई योजना नहीं बनाई गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 4 नए साइंस पार्क और 2 नए तारामंडलीय नक्षत्रशालाओं की स्थापना करने की योजना बनाई है, और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का जो बजट में एलोकेशन है वो किया गया है। जो साइंस सिटीज बनेंगी उनमें से एक बनेगी आगरा में और एक बनेगी वाराणसी में। तो आगरा में साइंस सिटी के लिए 25 करोड़ रुपए का अलोकेशन किया गया है, और वाराणसी में एक साइंस सिटी और एक तारामंडल के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। जो बाकी 20 करोड़ रुपए होंगे और जो बाकी पैसा होगा वो मशीनरी फिटिंग और उपकरणों की स्थापना पर खर्च किया जाएगा। तो 50 करोड़ में से 25 करोड़ आगरा साइंस सिटी के लिए, 5 करोड़ वाराणसी में साइंस सिटी और प्लेनेटोरियम के लिए हो जाएगा, तो कुल 30 करोड़ हो गए, और बाकी बचे 20 करोड़ मशीनरी फिटिंग और दूसरे इक्विपमेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। खेल और युवा कल्याण बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बन रहा है जिसके लिए 223 टन का प्रावधान किया गया है। तो कहाँ पर है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय? मेरठ में है। और वाराणसी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, और खेलो इंडिया के अंतर्गत वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का भी विकास यहाँ पर किया जा रहा है। प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत 72 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर चल रहे हैं, और 2025-26 में बाकी बचे 3 जो जनपद हैं उनमें भी प्रशिक्षण के चयन आदि की कार्यवाही प्रस्तावित है। तो अभी तो 72 जनपदों में चल रहा है, बाकी बचे जो 3 जनपद हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 76 जनपद अभी हैं महाकुंभ नगर को मिला के, लेकिन महाकुंभ नगर तो टेम्परेरी है। तो वैसे तो कितने जनपद हैं? 75 जनपद हैं। तो 72 में ये चल रहा है, 3 जनपदों में इस साल प्रस्तावित किया गया है इस बजट में। इंपॉर्टेंट चीज और है कि लखनऊ में विश्व स्तरीय शहीद चंद्रशेखर आजाद शूटिंग रेंज और मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 195 करोड़ रुपए का बजट में एलोकेशन किया गया है। तो ये जो सुविधा है इनका, इन सभी सुविधाओं का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण और शहरी खिलाड़ियों को किफायती खेल सुविधाएं प्रदान करना है और राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है इनका ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर की। टूरिज्म सेक्टर की बात अगर करें तो टूरिज्म सेक्टर के लिए इस बजट में 2026.06 करोड़ रुपए का जो बजट है वो एलोकेट किया गया है। सरकार ने कहा है कि 2024 में जनवरी से दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में 65
करोड़ से ज्यादा जो है वो टूरिस्ट आए हैं, जिनमें से 14 लाख जो है विदेशी टूरिस्ट थे। ठीक है। और यहाँ पर प्रदेश सरकार ने जो टूरिज्म साइट्स हैं, पर्यटन स्थल है, उनकी सुविधाएं बेहतर हो, उनमें आसानी से पहुंचा जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत 400 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। इसमें अयोध्या में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधा यानी कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के विकास के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नैमिषारण, जिसको नीम सार भी कहा जाता है, सीतापुर में है ये, इसमें इसके इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वहीं चित्रकूट में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए। इसके साथ ही साथ राज्य में और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क किनारे जो सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये जो सुविधाएं, इनमें क्या क्या शामिल है? इनमें विश्राम स्थल है, भोजनालय है, और जो दूसरी सर्विस है जो वो शामिल होंगे, जिससे कि जो यात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको आरामदायक यात्रा का जो अनुभव है वो मिल सके। तो ये जो चीजें हैं, इनका जो उद्देश्य है वो घरेलू और विदेशी पर्यटकों के एक्सपीरियंसेस को बेहतर बनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई हैं। ठीक। वहीं जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो अलीगढ़ में खाद्य और शिल्प संस्थान की स्थापना के लिए 2.9 करोड़ का आवंटन किया है। और इसी पर्यटन की योजनाओं में अगर हम लोग देखें तो वाराणसी में बौद्ध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 5.60 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। ठीक। यहाँ पर अगर हम धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के को बढ़ावा देने की बात करें तो उसके लिए अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, मिर्जापुर और नीमसार पे विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने भी देखा कि बजटरी एलोकेशन वहां पर है। वाराणसी में भी बजटरी एलोकेशन किया गया है। सड़क किनारे की जो सुविधाएं उनके लिए भी बजटरी एलोकेशन किया गया है। ठीक। 2025-26 में सरकार ने पर्यटन के बढ़ते महत्व को देखते हुए इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर खास तौर से इन्वेस्ट करने की बात कही है, जिससे कि जो लोकल इकोनॉमी है और जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी बढ़ावा मिले। ठीक। आगे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण के लिए जमीन खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए और कंस्ट्रक्शन के लिए 50 करोड़ रुपए के बजट का जो है वो अलोकेशन किया गया, यानी कि टोटल 150 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर अलोकेट किया गया है। बांके बिहारी मंदिर तक आसान पहुंच के लिए कॉरिडोर प्रस्तावित है और इसके लिए टोटल निर्माण और भूमि अधिग्रहण के लिए 150 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अभी अगर हम देखें तो संकरी गलियों के कारण मंदिर में भीड़ भाड़ से श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है। हम लोग अक्सर देखते रहते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में रास्ते में इतना कंजेशन है कि लोगों की कई बार भीड़ की वजह से दम घुटने से मौत हो जाती है। तो अब इसको कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ जनपद मिर्जापुर में जो एक ट्रायंगुलर एरिया है, जहाँ पर जो धाम है, एक माँ विंध्यवासिनी मंदिर का धाम है, माँ अष्टभुजा मंदिर का धाम है और माँ काली खो मंदिर है, इनके परिक्रमा पथ और यहाँ पर जो जन सुविधा स्थल है उनको विकसित करने की योजना बनाई गई है। और इसके लिए जमीन खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए 100 करोड़ रुपए की और व्यवस्था की गई है, यानी कि टोटल 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा मथुरा और वृंदावन के जो संरक्षित मंदिर हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए और उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी 30 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। वहीं जनपद सीतापुर में जो नीमसार या नैमिषारण्य है, वहां पर वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी और इस वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है। ये जो पर्यटन स्थल है और जो धार्मिक नगर है, इनका जब डेवलपमेंट होगा तो इससे जो एक कल्चरल सिग्निफिकेंस उत्तर प्रदेश की है वो बढ़ेगी, यानी कि इससे कल्चरल बेनिफिट भी होगा और इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा ही होगा। फिर आ जाते हैं वन और पर्यावरण में। फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है उसका वीडियो कुछ दिनों में आपके पास आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम वन और पर्यावरण के लिए जो बजटरी एलोकेशन और जो योजनाएं हैं उनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि तो आज की डेट में जो प्रदेश में जो वृक्षाच्छादन है यानी कि जो ट्री कवर है, वो स्टेट का जो ज्योग्राफिकल एरिया उसका 9.96% हो गया है। और उत्तर प्रदेश जो है वो फॉरेस्ट कवर और जो ट्री कवर है उसमें जो वृद्धि हुई है उसके मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है।
और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस साल 2025 का जो बारिश का मौसम है, यानी कि जो वर्षा काल होगा 2025 में, उसमें ये टारगेट रखा गया है कि उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधों को लगाया जाएगा। जनपद गोरखपुर में कैंपियर रेंज में एक रेड हेडेड वल्चर कंजर्वेशन और प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई, यानी कि रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, जो देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र है, जिसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? गोरखपुर के कैंपियर रेंज में की गई है। इसके साथ ही साथ जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिक विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की नई योजना बनाई गई है और इसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो जवाब है गोरखपुर में की जाएगी। वहीं 2025-26 के बजट में उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यानी कि यूपीसीएएमपी के लिए 198 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2024 से 2030 के बीच जो एयर क्वालिटी टारगेट्स हैं उनको प्राप्त करने का काम ये करेगी। ठीक है, प्राप्त करने का काम करेगी यहाँ पर। अब ये जो यूपी कैंप परियोजना है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस कर लेना जरूरी है। ये परियोजना 6 साल के लिए है, 2024 से 2030 के तहत। उसके तहत क्या होगा? रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे रियल टाइम में एयर की क्वालिटी क्या है इसका डेटा हमको मिलता रहेगा। मौजूदा जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो स्टेशन है या मॉनिटरिंग स्टेशन, उनकी संख्या 169 है और अब 193 नए कॉन्टिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। तो 169 पहले से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो है स्टेशंस हैं, और अब बनाए जाएंगे कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस। कितने बनाए जाएंगे? 193 CAAQMS बनाए जाएंगे। और CAAQMS के पास सड़कों की मरम्मत भी की जाएगी, क्योंकि अक्सर सड़क खराब होने की वजह से जो धूल उड़ता है उसकी वजह से इनकी जो रीडिंग है वो प्रभावित हो जाती है। एक ऐप डेवलप किया जाएगा जिसका नाम होगा समीर, और ये जो समीर ऐप होगा ये वायु गुणवत्ता के यानी कि एयर क्वालिटी के डेटा की मॉनिटरिंग करेगा। ठीक। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन 3 सुपर साइट्स भी यहाँ पर स्टैब्लिश किए जाएंगे और साथ ही साथ 35 लाख ग्रामीण परिवारों को बायोफ्यूल आधारित चूल्हे वितरित किए जाएंगे। ठीक। अब आगे चलते हैं, समाज कल्याण की बात कर लेते हैं। समाज कल्याण के क्षेत्र में सभी वर्गों की, सभी क्लासेस की, वो जनरल की हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की हो या किसी भी वर्ग की हो, उन सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह के लिए जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उसके अंतर्गत अनुदान मिलता है, और ये अनुदान की लिए जो बजट है वो 550 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी के लिए जो अनुदान योजना है उसके लिए 100 करोड़ रुपए, और सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था अलग से यहाँ पर की गई है। ट्राइबल डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक अभियान है जिसका नाम है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा किसे कहा जाता है, किन का नाम धरती आबा है, मुझे कमेंट में बताइए। तो इस धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को किया गया था, और इसके अंतर्गत देश भर में 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों और आकांक्षी जनपदों के जनजातीय ग्रामों को 18 विभागों के कार्यक्रमों से संतृप्त किया जाना, यानी कि उनमें 18 विभागों के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है। पिछड़ा वर्ग कल्याण, जैसे हम लोगों ने अभी शादी की योजना में देखा कि SC ST के लिए और जो अदर वर्ग से जो जो सामान्य वर्ग के निर्धन लोग हैं उनके लिए कितने, कन्याओं के विवाह के लिए अनुदान के लिए कितने पैसे का अलॉटमेंट किया गया है। तो वहीं जो बैकवर्ड क्लासेज हैं इस वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के पुत्री की शादी के अनुदान के लिए 200 करोड़ रुपए का लोकेशन किया गया है। वहीं पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवकों और युवतियों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दिलाने के लिए 35 करोड़ रुपए का और प्रावधान यहाँ पर बजट में किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनकी पुनर्वास सहायता के लिए 1024 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किया गया है। जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं, फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, उनको कृत्रिम श्रवण सहायक जो यंत्र यानी कि जो हियरिंग एड्स हैं उनको खरीदने के लिए उनको आर्थिक सहायता दे दिए जाने की जो योजना है उसके लिए 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
और जो दिव्यांग नागरिक हैं उनकी उपचार के लिए, उनके इलाज के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण की बात की जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए 2025-26 में 1998 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के लिए नए भवनों का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए 150 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। और अलग अलग जनपदों में न्यायालयों की स्थापना करने के लिए 120 करोड़ रुपए का बजट में एलोकेशन किया गया है। फिर अगर किसी किसान की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वो दिव्यांग हो जाता है तो ऐसी केस में उसको आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है, और इस योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। साथ ही प्रदेश में 8 मंडलीय लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों और छात्रावासों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव भी इस बजट में रखा गया है। तो ये ध्यान रखना है, 8 मंडलीय लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों का और छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। एक नई योजना है मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और गांवों को अब इलेक्ट्रिक बसों के द्वारा जोड़ा जाएगा। वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा सभी जिलों में इलेक्ट्रिक बसेस के चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट अलग से यहाँ पर रखा गया है। ये हमारा पूरा बजट था। ये तीसरा वीडियो था बजट का, इसमें बजट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम में आने की अगर किसी पॉइंट की संभावना है तो उन सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर कवर करके रखा हुआ है। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यूनियन बजट भी आने वाला है, उसका वीडियो भी आने वाला है। तो इसको इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।